एक लूप हो गया रिकॉर्डिंग बढ़ा दी बैक कर दूं खत्म हो गया क्या और था बैक कर दूं हेलो सो आई थिंक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम थी एम आई ऑडिबल नो अभी आवाज आ रही है मेरी आपको Yes, sir. ओके Yes, sir. तो हम लोग कैपेसिटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ठीक है और इससे पहले रेजिस्टर डिस्कस कर चुके थे अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है आपका इंडक्टर ठीक है तो इंडक्टर अगर हम बात करें इंडक्टर अगर हम बात करें इंडक्टर की इंडक्टर ठीक है तो जैसे हमारा कैपेसिटर क्या स्टोर कर रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है या फिर करंट को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आपका इंडक्टर क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है जैसे आपका कैपेसिटर करता है बट एक किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है वो करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में किसके फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ठीक है ये आपका इंडक्टर का सिंबल है और इंडक्टेंस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से ठीक है अब मैं बोलूं अब इंडक्टर बनता कैसे है जैसे हमने कैपेसिटर क्या देखा कि अब जब भी आप दो पैरेलल प्लेट्स को ले लोगे ना कंडक्टिंग प्लेट्स को तो ऑटोमेटिकली वो कैपेसिटर बन जाएगा अगर उसके क्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो ठीक है उसके बीच में आप मीडियम कोई रखो ना रखो कोई बात नहीं है अगर रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो उसका एप्सिलॉन है एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम वो चेंज हो जाएगा ठीक है अगर नहीं रखते हो तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ठीक है तो आप एक नॉर्मल दो कंडक्टिंग प्लेट्स के अक्रॉस जब वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैसे बिहेव करेगा कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा ठीक है कोई बहुत स्पेशल चीज आपको करने की जरूरत नहीं होगी इन ऑर्डर टू मेक एनी कैपेसिटर राइट ऐसे ही आप इंडक्टर बना सकते हो बहुत इजीली कोई भी वायर को अगर आप राउंड वायर का कोई कॉइल बना दो ना तो कैसा बिहेव करेगा इंडक्टर जैसा बिहेव करेगा और जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा अगर सपोज करो आपने एक वायर लिया ठीक है अब सपोज करा कि इसका वायर का जो लेंथ है आपने ऐसे राउंड राउंड टर्न कर दिया उसको ऐसे कॉइल जैसे बना दिया सपोज करो इसका लेंथ है एल ठीक है जो वायर का लेंथ है एल ठीक है और जो आपने जो वायर लिया है और उससे जो राउंड बनाया ना ऐसे करके राउंड बनाया तो जो इसका जो एरिया होगा ना एरिया सपोज करो वो ये है ए ठीक है एरिया आपका ए हो गया और इसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने आपने राउंड किए हैं नंबर ऑफ टर्न्स अगर टर्न्स जो हैं वो सपोज करा कि n है n नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें ठीक है तो उस केस में जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी L जो होता है वो क्या होता है सिंपली वो होता है आपका म्यू म्यू क्या होता है ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल जिससे आप वायर बनाते हो तो म्यू जो होगा सॉरी जो आपका मीडियम की परमिएबिलिटी रादर ठीक है तो जो म्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा वो परमिएबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा म्यू टाइम्स एन स्क्वायर ए बाई एल ठीक है ए एन स्क्वायर है ठीक है तो आपको याद होगा जैसे हमने सी का वैल्यू क्या था हमारा सी था हमारा एप्सिलॉन ए बाई डी तो उसमें देखो क्या था जो सी किसके प्रोपोर्शनल था ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो आपका उसमें प्लेट्स के बीच का जो मतलब डिस्टेंस था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ऐसे ही आपका जो एल है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली एरिया का प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है एल के प्रोपोर्शनल है ठीक है एल क्या है जो आपका लेंथ ऑफ वायर है अच्छा एक और चीज ध्यान दो लेंथ ऑफ मैंने क्या बोला कि एक वायर को आप ऐसे राउंड राउंड कर दोगे तो इंडक्टर बन जाएगा ठीक है तो जो एल आप निकालोगे ना वो एल ए वाला लेंथ है
ठीक है ना, एल ए वाला लेंथ है आपका, ठीक है। ये नहीं कि वायर को आप सीधा करके लेंथ, क्योंकि सीधा करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, वो लेंथ नहीं है। राउंड करने के बाद जो टर्न्स के बाद का जो लेंथ है दैट विल बी योर एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जो एल जो हमने लिखा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो ये जो है आपका, जो भी आप राउंड बनाते हो, ऐसे ऐसे कॉइल का राउंड बनाओगे, तो ऐसा कुछ सेमी सर्कल टाइप का या फिर सर्कल टाइप का जो भी बनेगा, उसका जो एरिया होगा वो आपका ए रिप्रेजेंट करेगा, और एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितने नंबर ऑफ उसमें टर्न्स हैं। तो अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स को आपको पता हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। सो जो एल आएगा वो क्या आएगा, सिंपली म्यू, और उसके बाद एन स्क्वायर, और उसके बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है ना, हेनरी। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एस से, ठीक है। तो यानी कोई भी आपका एक वायर है, यू कैन मेक इट अ कंडक्टर थ्रू इट, सॉरी मेक इट एन इंडक्टर थ्रू इट। ओके, आप क्या करोगे, सिंपली वायर को टर्न कर दोगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स करोगे उस पर डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न करोगे तो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी उस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा बड़ा लूप बनाओगे उतना ज्यादा वैल्यू होगा। सपोज करा कि एक वायर का आपने ऐसे लूप बनाया, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, और एक वायर का सपोज करो ऐसे करके बनाया लूप, इसमें आपका दोनों में सपोज करो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये बताओ इंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा। सपोज करो ए वायर है, ये है बी वायर, कौन सा ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा, बताओ जल्दी से। ए का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है कंपेयर टू बी, ठीक है। तो आपको अगर इंडक्टर बनाना होगा तो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। ओके, अब हमारा हो गया। अब एक आपको पता होगा, जो भी इंडक्टर के इनसाइड जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वोल्टेज और करंट का, ठीक है, वो क्या होता है, जो V होता है ना, या फिर I जो होता है, जो करंट होता है I, वो क्या होता है, कोई बताएगा। V और I में क्या रिलेशन होता है इंडक्टर के, चलो कोई नहीं। तो जो आपका V होता है ना इंडक्टर में, वो क्या होता है, सिंपली L di ऑफ dt, इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में होता है आपका जो वोल्टेज होता है इंडक्टर में ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन करंट के, di ऑफ dt, ठीक है। जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस, जो वोल्टेज लगाते हो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन करंट। di अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा, अगर मैं इसकी पूछूं आपको, कैपेसिटर की पूछूं, तो इसमें क्या होता था, इसमें जो आपका था आई जो होता है ना, आई वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इंडक्टर की बात करोगे, उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंजिंग करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो इसमें, ये हमारा आ गया वी और आई में रिलेशन इसका, मतलब अगर आपका कोई करंट दिया हो, उस करंट को आप डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दोगे अगर इंडक्टेंस से, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट। ओके, अगर किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, सिंपली जो भी करंट होगा उसको डिफरेंशिएट करके किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इंडक्टर से, इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, एल से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। ओके, अब एक चीज देखो कि जैसे हमने क्या करा था पिछले वाले में, कि डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस किया था, जे ओमेगा से रिप्लेस किया था। ये आप कर सकते हो जब भी ये होगा, ठीक है ना। ये काफी हैंडी टूल है, तो यू कैन, आप जब भी एनालाइज करोगे तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको हमको क्या निकालना है, हमको वी और आई से डायरेक्ट हमको उसका मतलब इम्पिडेंस निकालना है। तो वी और आई का रेशियो, तो ऐसे आप वी और आई का रेशियो निकाल नहीं पाओगे, तो आपको फिर ऐसा डोमेन में जाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्लियरली आपको दिख जाए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू एल टाइम्स डी बाई डी टी को जी ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, और आई को हम आई लिखेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, v बाई आई, यहां से क्या आ जाएगा, जे ओमेगा एल आ जाएगा ना। और जो v बाई आई है वो क्या है, बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको पता है v बाई आई वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस करता है, या फिर अगर
इंडक्टर कैपेसिटर है उसमें इसको बोलते हैं हम लोग इम्पिडेंस। इम्पिडेंस तो इसको जेड एल बोलेंगे, तो जेड एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे ओमेगा एल। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप हमने तीन चीजें देखी। एक तो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर इंडक्टर होगा सॉरी रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में जो V बाई आई का रेशियो होगा वो क्या आएगा, R आएगा। ऐसे कैपेसिटेंस होगा उसमें V बाई आई का रेशियो जो होगा वो क्या आएगा, 1/j ओमेगा C। और अगर इंडक्टर होगा उसमें V बाई आई का रेशियो क्या आएगा, J ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा पता होगा आपको, ओमेगा क्या है यहाँ पे 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको आप फर्दर 2 पाई एफ लिख सकते हो। एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, और ये जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमारे ना तीन बेसिक जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसमें इन तीनों में किसी को कोई क्वेश्चन, या फिर फर्दर हम लोग आगे चले? ओके, चलो कोई नहीं, तो हम लोग आगे देखते हैं अभी कि हमने क्या बताया था, एलिमेंट्स के बारे में बताया था। एलिमेंट्स को क्या बोला था हमने, कि एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सर्किट और एनी नेटवर्क। ओके, तो जो भी मतलब किसी भी नेटवर्क में ना, मतलब कोई भी नेटवर्क जिन चीजों से मिलकर बना होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ओके, आपको ध्यान रखना है। हमने क्या एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में रखा था, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। हमने पैसिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट पैसिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। ठीक है, सपोज करो हमने क्या करा था, सपोज करो एक कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, अभी के लिए बस आप मान लो कि एक एलिमेंट है। ठीक है, ये कोई आपका एलिमेंट है और उस एलिमेंट के दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, डब्बे के अंदर। अब मुझे नहीं पता है ये एक्टिव एलिमेंट है पैसिव। अब मैं क्या करूं, सपोज करो यहाँ पे मैं इस एलिमेंट पे ना यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करूं, इन टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई करूं, और ये एलिमेंट का ना पॉजिटिव टर्मिनल ए मैंने मान रखा है और निगेटिव टर्मिनल ए है। ध्यान देना, जब भी कोई एलिमेंट होगा उस पर जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उसमें पॉजिटिव और निगेटिव तो होगा ही। ठीक है ना, तो आपने अगर ऐसे असाइन कर रखा है एलिमेंट्स का, ए वाला जो पोर्शन है इसको आपने पॉजिटिव दे रखा है, मान रखा है, और इस वाले को निगेटिव मान रखा है, तो अगर आपने वोल्टेज यहाँ इन दो टर्मिनल्स पे अप्लाई कर रखा है, सपोज करें आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन, आई रिपीट, कि अगर इसमें जो करंट का डायरेक्शन इस साइड से मतलब पॉजिटिव साइड से है, ठीक है, इसमें अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव साइड से है, मतलब जो करंट एंटर कर रहा है वो कहां से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होगा ना, पावर को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का एक टर्मिनल को हमने पॉजिटिव असाइन कर दिया, दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव असाइन कर दिया, उसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। अब उस वोल्टेज सोर्स से जोड़ने के बाद अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है एलिमेंट के, तो वो एलिमेंट क्या करेगा, पावर को डिसिपेट करेगा। पावर को क्या करेगा, रिलीज करेगा, या फिर पावर क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, या फिर पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तीनों बात एक ही हुई है। ठीक है ना, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो एब्जॉर्ब पावर होगा क्या होगा, सिंपली V टाइम्स I हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कहां से आया, पावर V टाइम्स I कहां से होता है, तो जल्दी से देख लो। आपको पता है जो पावर होता है ना, P इक्वल्स टू पावर क्या होता है आपका, वो जो भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है पावर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, मतलब कोई काम कितना देर के लिए आप करते हो, दैट इज नोन एज पावर। ओके, तो सपोज करा कि आपको पता है कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं वर्क बोलूं तो D, और वर्क को मैं W से इंडिकेट करूं, dW/dt हम पावर को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको dW/dQ लिख सकते हैं, इंटू
डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं ना, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। Yes, sir. हाँ, अब डी Yes, sir. अभी बताओ डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या होगा, कोई बताएगा? ये लिखा हुआ है वर्क पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Voltage. एग्जैक्टली हमने कल बताया था वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, हमने बताया था ना वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हैं। और डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, आई होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा पावर निकल जाएगा। तो पावर क्या होता है हमेशा, वी टाइम्स आई होगा, वोल्टेज टाइम्स करंट, ठीक है, तो यहाँ से आता है हमारा पावर। ओके, तो अब ये हमारा पावर एब्जॉर्ब, तो अब देखो ध्यान से कि ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिया है ना, ये हमेशा क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हमने ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव्स में इसको यहाँ पे इस टर्मिनल को पॉजिटिव ले लिया था, इसको निगेटिव ले लिया था, अब जब वोल्टेज अप्लाई किया था तो जो वैल्यू ऑफ जो करंट का डायरेक्शन था वो कहाँ से था, पॉजिटिव एलिमेंट, जो कि एलिमेंट का पॉजिटिव टर्मिनल था उस साइड से इन हो रहा था, मतलब उसके तरफ था। तो उसको क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, इसी का हम एक दूसरा केस लेते हैं। ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा हमारा एलिमेंट है, ठीक है। और हमने क्या करा, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, और हमने क्या किया, एलिमेंट का ना, हमने क्या किया है कि जो भी एलिमेंट है इसमें हम ये क्या किया, सिंपली यहाँ पे इसमें साइन कर दिया, सपोज करो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कर दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना उसके तरफ ना होकर उसके अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब उससे आउट जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जा रहा था, उसी तरफ जा रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें क्या हो रहा है, इन अपोजिट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हमने एलिमेंट्स को असाइन कर दिया पॉजिटिव निगेटिव, अब जो इसमें हम करंट जो मेजर कर रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है ना ये उल्टा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एक एलिमेंट है ना ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब पावर डिलीवर होगा वो भी किसके बराबर होगा, वी टाइम्स आई के। दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई चीज पावर, देखो कोई चीज होगा वो पावर एब्जॉर्ब करेगी या फिर पावर को क्या करेगी, डिलीवर करेगी। तो जो भी पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, पावर एब्जॉर्ब कैसे पता चलेगा, तो कोई चीज पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें जो फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है ना वो किसके तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो आपने एलिमेंट का होगा उसके तरफ होगा, ठीक है। और पावर डिलीवर कब कर रहा होगा, जब एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल के, मतलब जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है उसके अपोजिट, मतलब उसके थ्रू पावर जा रहा हो। मतलब इसमें क्या है, आप ध्यान से सोचो, इसमें अगर वोल्टेज लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, करंट इसके अंदर जा रही है, ठीक है ना, करंट इसके अंदर से होके जा रही है। लेकिन अगर आप इसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना तो करंट का जो डायरेक्शन है ना इसके आउटसाइड है, मतलब जो एलिमेंट है ना ये आउटसाइड में करंट सप्लाई कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है करंट, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है करंट। तो जो चीज सप्लाई कर रही है, कोई चीज पावर सप्लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और कोई चीज पावर को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखो कि अगर आप कोई एलिमेंट मैं आपको दे दूं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट वेदर द एलिमेंट इज अ पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट। ओके, आप इजीली बता सकते हो कैसे, उस एलिमेंट में आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डिसाइड कर रखा है, अगर करंट का डायरेक्शन उस वोल्टेज सोर्स से एलिमेंट की तरफ होगा तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और एलिमेंट से बाहर की तरफ होगा तो वो पावर डिलीवर कर रहा होगा, या फिर पावर को क्या कर रहा होगा, वो ट्रांसफर कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब एक चीज देखो, अब मैं थोड़ा सा इसी चीज को ना ट्विस्ट करता हूँ, अब इसका आंसर दो कि इसका क्या मतलब होगा। अब सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ये हमारा वोल्टेज, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये हमारा है
करंट I एलिमेंट है। अब इसमें बताओ पावर एब्जॉर्ब हो रहा है कि पावर डिलीवर हो रहा है, जल्दी से बताओ। सर डिलीवर हो रहा डिलीवर है। हो रहा है एब्जॉर्ब सर, डिलीवर हो रहा है। डिलीवर हो रहा है सर। और कोई कितने लोग डिलीवर बोल रहे हैं? डिलीवर सर डिलीवर डिलीवर यस सर। पावर डिलीवर हो रहा है। अब देखो मैंने सिंपल सा चेंज कर दिया इसे। मैंने क्या बताया था, ये समझना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, नोटेशन मैंने इसीलिए आप लोगों को कल जो रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, मतलब जो हम सर्किट में डिस्कस कर रहे थे कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज को कैसे असाइन करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आप मैंने बताया था रेजिस्टेंस में पहला वाला जहाँ करंट एंटर करती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट यहाँ पे एंटर कर रही है, करंट यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है। जब निगेटिव टर्मिनल पे करंट एंटर करेगी ना, तो हमेशा क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा, मतलब पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा होगा, पावर को सप्लाई कर रहा होगा या फिर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये क्या करेगा हमेशा, ये जो एलिमेंट होगा पावर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, आउटर एनवायरमेंट में। ठीक है, बाहर की, क्योंकि बेसिकली ये हो क्या रहा होगा, देखो ऐसे करंट आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल से ये बाहर के एनवायरमेंट पावर सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं सिंपली अगर एक ऐसे सर्किट ले लूं, ठीक है, ये हमारा प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा माइनस है, एक प्लस है, वोल्टेज है, और ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं, अच्छा वेट वन सेकंड, ये टर्मिनल है माइनस, ये टर्मिनल है प्लस, ये टर्मिनल है, ये आपका वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। अब जो करंट का डायरेक्शन है ये आउटर में ऐसे आई। अब बताओ ये क्या होगा, ये पावर सप्लाई करेगा कि डिलीवर करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। यस सर, अब्सॉर्ब करेगा। ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा, और जो पावर कुछ भी आई होगा, ये भी आपका ये होगा। एक और चीज ध्यान दो, ये थोड़ा सा वैसा है समझने के लिए, लेकिन ये समझ जाओगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान दो, आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर इस सर्किट की मैं बात करूं तो इसमें हमने जो पावर एब्जॉर्ब निकाला है वो कितना है, V टाइम्स आई। मैं बोलूं इस सर्किट पावर डिलीवर कितना कर रहा होगा, डिलीवर या फिर सप्लाई कितना कर रहा होगा, सप्लाई। तो आप ये कर सकते हो ना, जो आई का डायरेक्शन है आप क्या करोगे, उल्टा कर दो ऐसे, तो माइनस आई ले सकते हो ना। तो जब माइनस आई डायरेक्शन हो जाएगा तो इस सर्किट क्या कर रहा होगा, अगर सपोज करो मैंने इस करंट को उल्टा कर दिया, तो उल्टा करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगी। तो जब उल्टा इसका डायरेक्शन कर दूंगा तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो पावर को सप्लाई कर रहा होगा, लेकिन जो पावर सप्लाइड क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस V टाइम्स आई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें प्लीज, थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है। मतलब क्या है, कोई भी सर्किट मैं आपसे बोलूं कि आप क्या कर रहे हो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज, आप लोग ना कैमरा ऑन ना करो, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया है, फालतू का यूट्यूब वगैरह पे रिकॉर्ड। एनीवे, तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पावर एब्जॉर्ब ये कितना कर रहा है, V टाइम्स आई कर रहा है। तो ये भी तो बता सकता हूँ ना कि पावर माइनस V टाइम्स आई सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, मतलब आपके पास 10 रुपए है, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ ना कि आपके पास माइनस 10 रुपए कर्जा है, बोल सकता हूँ ना, आपके पास माइनस 10 रुपए डेट डेट है, ये बोल सकता हूँ ना, एक तो डेट पॉजिटिव में होता है। यस सर। बोल सकता हूँ ना, तो यही बात है यहाँ पे। तो कोई भी सर्किट होगा ना उसमें पावर एब्जॉर्ब और पावर सप्लाई का जो सम होगा ना वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सर्किट होगा
वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे ही होल्ड करेगा। वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ है, वो होल्ड करेगा हमेशा किसी भी सर्किट में। मतलब जितना भी एनर्जी सप्लाई हो रही है और जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उस सारा की उन दोनों उन सारी सप्लाई और एनर्जी कंज्यूम का जो समेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा अल्टीमेटली। ओके, अब एक चीज ध्यान दो कि कोई भी सर्किट होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इतना अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं बता दिया वैसे, ठीक है। ये वही बात हो गई कि जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 10 रुपए है, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास -10 रुपए मैंने डेट ले रखा है, किसी से कर्ज ले रखा है। तो माइनस में कर्ज का मतलब क्या होगा, बेसिकली आपने किसी को, मतलब वो आपके पास, वो आपका पैसा है, ठीक है। तो वही बात हुई कहने का मतलब, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको बस दो चीजें याद रखनी है, ये दो केसेस रखने हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड केस। अगर ये आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, ये फर्स्ट केस और दूसरा हमारा सेकंड केस। एक पहला केस क्या करेगा, पावर डिलीवर का, पावर एब्जॉर्ब का है, और दूसरा केस है पावर डिलीवर का। एब्जॉर्ब पावर कब होगा, जब भी हम वोल्टेज लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एलिमेंट की तरफ होगा, एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो वो एलिमेंट क्या कर रहा होगा, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और हमारा अगर एलिमेंट से बाहर करंट का डायरेक्शन होगा तो वो पावर क्या कर रहा होगा, डिसिपेट कर रहा होगा, या फिर पावर को रिलीज कर रहा होगा, या फिर पावर को, सॉरी डिसिपेट कर रहा हूँ, पावर को डिलीवर कर रहा होगा, या फिर पावर को सप्लाई कर रहा होगा आउटर एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक समझ में आया कुछ लोगों को कि क्या मैं कह रहा था। यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कैन आस्क मी, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ से हम लोग ना एक्टिव और पैसिव डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी बोला जाता है कि मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे, तो एक्टिव जो सोर्स होगा ना, वो क्या कर सकता है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ना पावर सप्लाई कर सकता है। ये ध्यान रखना है, जो वर्ड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो जो मतलब जो भी एक्टिव एलिमेंट होगा वो पावर सप्लाई कर सकता है कितने टाइम के लिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पैसिव एलिमेंट क्या होता है, वो तो पावर सप्लाई नहीं करता, वो बेसिकली पावर को एब्जॉर्ब करता है, या फिर मतलब पावर, बेसिकली वो पावर को डिलीवर नहीं कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर, ओके। एनीवेज, तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हो गया। एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जांपल आप लोग जानते ही हो, और ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड हो गया, ऑप एम्प हो गया। इन सर्किट्स के बारे में हम लोग का आइडिया है ही, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गवर्निंग इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका नेटवर्क का फर्दर कैटेगराइजेशन, थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और हम लोग देखें कि और कौन कौन से हमारे नेटवर्क हो सकते हैं, किस टाइप के, ठीक है। ये हमारा पावर सप्लाई, पावर एब्जॉर्ब, ये केसेस, 4 केसेस बनेंगे इसमें, ये चारों में यू शुड बी कंफर्टेबल, ओके। नेक्स्ट हमारा है कि अगर मेरे को नेटवर्क का करना है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना पढ़ा है? नो सर। चलो कोई नहीं। तो देखो हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट में क्या होता है ना, जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होता है ना, वो दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब कोई अगर मान लो एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है मान लो एक, अब इसमें क्या है, कोई एक एलिमेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इधर सपोज करो आपने इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, और इसमें इसके वजह से सपोज करो कि एक करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन होगा, क्योंकि एलिमेंट है, मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि रेजिस्टेंस होता, तो वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप आर, वी और आई, वी इक्वल्स टू आई आर से रिप्रेजेंट होता, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका एक कोई भी एलिमेंट है, उसमें जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, अगर हम सपोज करो इनपुट और आउटपुट को चेंज कर रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहे हैं, मतलब क्या है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ पे कोई वोल्टेज वी लगाने से, ये सपोज करो आपका ये वोल्टेज वी लगा दिया, ठीक है। तो जो V और I में रिलेशन है ना, इस तरह से यहाँ पे कोई V और I में रिलेशन होगा, V और I में। अब क्या है कि ये सेम रिलेशन, अगर आप सेम रिलेशन इस एलिमेंट को उल्टा कर दो,
ठीक है। इस एलिमेंट के टर्मिनल सपोज करो ए और बी टर्मिनल्स हैं इसके, ठीक है। अब इस टर्मिनल एलिमेंट को ना उल्टा कर दो, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये टर्मिनल हो जाएगा। उसके बाद भी ना आपका वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा ना वो सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद भी वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, मतलब क्या है कि जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या होगा, सेम होगा इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। और दूसरा होता है आपका यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे रेजिस्टेंस है आपका। बाइलेटरल का एग्जांपल क्या है, रेजिस्टेंस। चाहे आप वोल्टेज, आप रेजिस्टेंस ऐसे ले लिया आपने, सपोज करो ए और बी टर्मिनल है, तो आप इधर से भी अगर आप वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकालोगे तो सेम ही आएगा। आप और उसको उलट दो, अगर मान लो ऐसे बी कर दो और इसको ए कर दो और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दो, तब भी सेम ही आएगा दोनों का रिलेशन, ठीक है। यूनिलेटरल में क्या होगा, ये डिफर कर जाएगा, ठीक है। यूनिलेटरल का एग्जांपल क्या होगा कि जैसे मान लो डायोड है, ठीक है। अब डायोड है, आपको पता था कि डायोड में क्या होता है कि फॉरवर्ड, अगर मैं मान लो सपोज करो ये टर्मिनल एनोड है और ये सपोज करो कैथोड है। अब मैं क्या करूं कि यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉरवर्ड में, तो यहाँ पे आपको पता है फॉरवर्ड में क्या होता है, जो डायोड करंट होता है आईडी, आईडी कुछ क्या होता है, आई नॉट ई टू द पावर क्यू बी अपॉन ईटा के टी माइनस 1, ठीक है, ये होता है ना। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में करंट होता है। और रिवर्स बायस में क्या, ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है, ठीक है ना, या फिर निग्लिजिबल। मतलब अगर मैं इधर से कैलकुलेट करूं आईडी का वैल्यू, ठीक है, एक डायरेक्शन से, तो आपका आईडी इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर क्यू बी अपॉन ईटा के टी माइनस 1 आएगा। दूसरी तरफ से ऑलमोस्ट जीरो आएगा। आपको पता होगा ये, आपको आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा डायोड का, आपका वी होता था, ए होता था आई, और ये आपका ऐसे होता था। इसे आपको बहुत कम करंट आता है, लीकेज करंट, जिसको हम लोग आई नॉट से इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में क्या है, डायोड अलग करंट ऑफर करेगा, और जब आप इसको टर्मिनल को उल्टा कर दोगे, उल्टा करने का मतलब क्या होगा, डायोड को ऐसे कर दोगे आप, तो क्या करोगे, एक कैथोड इधर आ गया, एनोड इधर आ गया। इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे आईडी, तो बहुत कम फ्लो होगा, ठीक है ना, बहुत लीकेज करंट जो फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो बाइलेटरल का मतलब क्या है कि वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर इंडिपेंडेंट ऑफ changes in their interconnections, changes in their terminals। और जो यूनिलेटरल में क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द, जो भी आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होगा वो डिपेंड कर रहा होगा किस पे, जो भी टर्मिनल्स हैं उस पर डिपेंड कर रहा होगा। आप टर्मिनल्स को चेंज करोगे तो आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है नेटवर्क का, या फिर अब एक चीज ध्यान लो, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क आपका जो भी नेटवर्क होता है वो इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। नेटवर्क क्या होगा, बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं, एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, जो लम्प नेटवर्क होता है ना, ठीक है, जो लम्प नेटवर्क होता है वो क्या होता है कि जो सेपरेट, कोई भी नेटवर्क में अगर आप एलिमेंट्स को सेपरेट कर सको, कोई भी अगर नेटवर्क है जिसमें आप एलिमेंट्स को सेपरेट कर सको इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने कोई नेटवर्क है उसमें आर अलग कर सको, एल हो, सी हो, मतलब अलग अलग हो ये सारा चीज, तो उसको बोलते हैं लम्प नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको एक नेटवर्क दे दूं ऐसे करके, इसमें सिंपली ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें आपका रेजिस्टेंस, सब सारे रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 है, R2 है, R3 है। आपने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स लगा है, सपोज करा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें देखो क्या है कि सारे जो एलिमेंट्स है ना नेटवर्क के ना, उनकी अलग अलग वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू है। उस केस में उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लोग लम्प नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आर एल सी जो है वो सेपरेटेड है एक दूसरे से, मतलब जैसे इसी में देख लो R1 जो है, R2 है, R3 है, अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। तो क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट वैल्यू इन द सेंस कोई भी नेटवर्क है उसमें आप सिंपली उस नेटवर्क के
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को आप एक दूसरे से सेपरेट कर सको, तो उसको हम बोलते हैं लंप नेटवर्क। ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, मतलब क्या है, जो RLC की जो वैल्यू है ना, मान लो वो क्या हो, पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसमिशन लाइन ले लूँ, मान लो ऐसे वायर ले लूँ बड़ा सा, ठीक है, मतलब सपोज करो 10 किलोमीटर का वायर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब 10 किलोमीटर का वायर है, मैं बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पूरे वायर के उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सारा जगह पे, उसमें आप किसी एक पॉइंट पे अलग नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे रेजिस्टेंस को, कैपेसिटेंस को। अब देखो दो वायर है ऐसे, तो दो वायर है तो दो कंडक्टिंग मीडियम हो गया। अब दो कंडक्टिंग मीडियम को मैंने क्या बताया था, जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा, लेकिन उस कैपेसिटर की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लंबे, पूरा जो कैपेसिटेंस होगा पूरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो भी लेंथ है आपका, उसके पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RLC, अलग अलग सेपरेटली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। तो इस चीज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लंप नेटवर्क पे क्या होता है कि आप सिंपली डिस्क्रीट एलिमेंट्स होता है, कोई नेटवर्क जैसे मान लो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से मिला के बना दिया तुमने, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लंप नेटवर्क। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है कि उसमें RLC जो है होगा ना, जो भी रेजिस्टेंस होगा या फिर इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। या फिर जैसे मान लो मैं लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ 10 किलोमीटर का, तो उसमें RLC ना पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, अनयूनिफॉर्मली मतलब भी हो सकता है, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लो सेम विड्थ का आपने जो स्पेसिंग सेम ले रखी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक दोनों वायर जो है वो सेम मेटल के हैं, ये सारा चीज सेम रखोगे, तो जो भी आपका R की वैल्यू होगी, L की वैल्यू होगी, C की वैल्यू होगी, पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसमें क्या करोगे, RLC को आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे R की वैल्यू इतनी है, L की वैल्यू इतनी है, ऐसे आप नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे नेटवर्क पे। ओके, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ओके, तो ये आपका लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ऐसे ही हमारा एक और टाइप का नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। अब जो लीनियर है ना, लीनियर नेटवर्क कैसे हम पता करते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं लीनियरिटी इंश्योर करने के लिए ना। पहला चीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन, अगर कोई नेटवर्क सुपर पोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, अभी देखेंगे सुपर पोजिशन का क्राइटेरिया क्या है। और दूसरा क्राइटेरिया होता है इसका होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, वेट, मेरी आवाज आ रही है? अभी तक से कोई आपको साउंड नहीं आ रहा? हेलो, यस सर। वेट, तो होमोजेनिटी एंड, ठीक है। तो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दो प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे मान लो कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क है हमारा। अब देखो एक वन बाय वन देख लेते हैं सुपरपोजिशन क्या होता है। अगर कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, अब आपने अगर इस पे x1t सिग्नल दिया और आउटपुट आ रहा है सपोज करो y1 ऑफ t, ठीक है, और दूसरा सिग्नल दिया x2 ऑफ t, तो आउटपुट आ रहा है y2 ऑफ t, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसी नेटवर्क पे x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t दोनों सिग्नल को जोड़ के अप्लाई, मतलब दोनों को सम करके अप्लाई कर दूं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है तो उस चीज में आपका सुपरपोजिशन का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले सपोज करो कोई नेटवर्क है, तो इनपुट तो कुछ में कुछ आउटपुट आएगा। तो सपोज करो आपने x1 ऑफ t इनपुट दिया तो y1 ऑफ t आउटपुट आएगा, फिर x2 ऑफ t आउटपुट दिया तो y2 ऑफ t आएगा। लेकिन अगर आप x1 ऑफ t और प्लस x2 ऑफ t इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। समझ रहे मेरी बात? तो इस केस में क्या होगा, सुपरपोजिशन सेटिस्फाई होगा। ऐसे ही होमोजेनिटी का मतलब क्या है, होमोजेनिटी का मतलब यह है कि सपोज करो ये नेटवर्क n है, अब इसको आप